Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, अनअकैडमी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप को लेकर के जो एक कॉरिडोर बनाए जाने की चर्चा है, वो हालिया समय से खबरों में बनी हुई है। उस चर्चा को लेकर के कई अन्य तरह के कयास और भारत से कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं। इन उम्मीदों में ये भी कहा जा रहा है कि भारत चीन के जो मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में जो विकसित होने की एक स्थिति है, उसको भी काउंटर कर सकता है और दक्षिण एशियाई देशों के बीच में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। या जो ग्लोबल सप्लाई चेन की बात आती है, तो उस सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा भारत बन सकता है। इसी बीच में चाइना प्लस वन कंट्री की भी चर्चा आई है। ये एक तरह का टर्म है जिसको आपको समझना चाहिए। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो आज के इस टॉपिक में आप इसको सीखिए, क्योंकि ऐसे सवाल बन जाते हैं जहां चाइना प्लस वन पॉलिसी के बारे में आपसे पूछ लिया जाए। तो यहाँ चाइना प्लस वन को लेकर के वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देश बड़े देश के रूप में बनकर उभर रहे हैं। वहां भारत के लिए भी ऐसा मान करके चला गया है कि हाल ही में जिस कॉरिडोर की चर्चा है, G20 को जिस तरह से भारत ने डील किया है, उसके बाद भारत भी यहाँ पर कई सारी संभावनाओं को खोल सकता है। तो आज के इस टॉपिक में हम इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक आपके सामने है, भारत यूरोप आर्थिक गलियारा, भारत की आपूर्ति श्रृंखला के लिए गेम चेंजर। तो कई सारे सवाल इसके अंतर्गत निकलेंगे। पहला तो यही कि आपूर्ति श्रृंखला आखिरकार क्या होती है। इसके बाद जो चाइना प्लस वन पॉलिसी की बात की है, वो क्या है, कंपनियां कैसे इन चीज़ों को देख रही हैं, कहां पर भारत ठहरता है, किन नीतियों का उपयोग कर सकता है, वगैरह वगैरह, जो इस पूरी आर्थिक परिदृश्य में आपको समझने होंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन। अनअकैडमी ने 50% ऑफ तक का एक ऑफर शुरू किया है, जिसको अपना करके आप अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं, और अभ्यर्थी से अधिकारी तक के जो आपकी एक जर्नी है, इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करें। ऐतिहासिक भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर आप इस गलियारे को यहाँ देखें तो भारत से हमने एक परिकल्पना की है कि जो स्वेज नहर से जाने वाला एक रास्ता था यहाँ से, तो ये हो जाता है बहुत ज्यादा व्यस्त। इसके बदले में क्यों ना हम कोई ऐसा वैकल्पिक रूट डेवलप कर लें जिससे हमें यूरोप और मध्य पूर्व के देशों तक पहुंच मिल जाए। अभी तक आपको याद होगा, हम ईरान के साथ मिलकर के एक पोर्ट डेवलप कर रहे थे जो यूरोप तक की हमें पहुंच दे सकता था। उस पोर्ट का नाम कमेंट सेक्शन पे आप लिख दीजिए, देखें आपको कितनी चीजें याद हैं। ठीक है, नहीं तो उसका उत्तर फिर मैं आपको आगे दूंगा। तो अब हमने क्या विकास किया है इस नए G20 की बैठक के बाद, हाल ही में जो हुई है, कि हम भारत से UAE को जोड़ते हुए, फिर सऊदी अरब से जाते हुए, आगे चल करके इजराइल से होकर के और भूमध्य सागर से निकल सकते हैं और यूरोप के देशों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। इधर भी आगे फ्रांस, स्पेन या और अन्य देश। तो ये तो हुई पहुंच की बात। पहुंच बना रहे थे, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक शिप से चले जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जो ट्रेन रेलवे रूट उनका डेवलप है उसका इस्तेमाल कर लेंगे, यहाँ पोर्ट बने हैं पोर्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन हम लेकर के क्या जाएंगे? क्या इतनी चीजें मौजूद हैं, इतनी सप्लाई हम कर सकते हैं गुड्स की, या इंटरमीडिएट गुड्स की, या सर्विसेज की? क्या हम इस रूट का पूरा इस्तेमाल कर पाए? और अगर एक रूट ऐसा डेवलप हो सकता है तो भारत को यहाँ पर क्या लाभ मिलेगा? ये भी एक सवाल पूछा गया है। तो भारत के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एशियाई केंद्र बनने की क्षमता है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला एक शब्द आपके सामने आ गया, और एशियाई केंद्र बनने की क्षमता है। तो आपूर्ति श्रृंखलाओं को अगर आपके साथ डिस्कस किया जाए, सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन, इसका क्या मतलब हुआ? सप्लाई चेन आप जानते हैं, किसी चीज के उत्पादन के दौरान एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जहां पर वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। क्या ये वैसा ही कुछ है ग्लोबल सप्लाई चेन, यानी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला? जी हाँ, आपने देखा होगा
कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो पूरे विश्व में अलग अलग देशों में मौजूद है, हम कहें मल्टीनेशनल कंपनीज, मान लीजिए कोई अमेरिका की कंपनी है, उदाहरण के लिए आप एप्पल को ले सकते हैं, या कोई कपड़े बनाने वाली कंपनी है। उन्होंने क्या किया कि वहां पर जो कपड़े का उत्पादन है वो करने के लिए जो लेबर की आवश्यकता है, लेबर वहां बहुत महंगा पड़ेगा, तो उनका जो कपड़े की बाद में ओवरऑल कॉस्टिंग आएगी वो कहीं ज्यादा आएगी। तो जब वो उसको बेचेंगे बाजार में तो उनको उनका कपड़ा महंगा बिकेगा। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया कि क्यों ना एक काम करें कि हम ऐसे देशों को तलाशें जहां पर श्रम सस्ता है। अब आप यहां पर चाइना को रिलेट कर सकते हैं कि चाइना आज के समय जैसे मैन्युफैक्चरिंग के हब के रूप में दिखाई देता है, बड़े बड़े प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट दिखाई देता है, उसके पीछे के कारणों को समझिए कि चीन में एक तो आबादी बहुत ज्यादा थी और सरकार ने ऐसी रियायतें दी थी शुरुआती दौर में, तो बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पहुंच गई और अपने जो संयंत्र हैं, अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वहां पर लगा दी। उत्पादन के लिए कई सारी चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है, तो आपने डिजाइन से लगा करके उत्पादन, ठीक, उत्पादन के बाद आपने उसकी मार्केटिंग, और उससे जुड़ी हुई सर्विस, को एक जगह पर स्थापित ना करके अलग अलग जगहों पर स्थापित कर दिया। तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आपने क्या कहा, उत्पादन यहां होगा, मार्केटिंग अलग होगी, डिजाइन अलग होगी। जो श्रम गहन वाला कार्य था वो आप चीन ले गए, वहां पर आपने सस्ते लेबर्स की मदद से उत्पादन किया, जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट थी कमाई आपने एक्सपोर्ट किया। ये तो हुई वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की बात। अब इसमें कई सारी चीजें शामिल हो सकती हैं। ये चीन की कहानी तब की है जब चीन ग्रोथ कर रहा था। अब चीन आने वाले समय में जिस तरह से विश्व में अपनी धाक जमा रहा है, वहां कई सारी इन्हीं कंपनियों को समस्या होने लग गई है। यानी पहली तो समस्या ये कि कल को चीन वहां पर पूरी तरह से नियंत्रण ना कर ले। दूसरा, चीन और अमेरिका के बीच में जो एक व्यापारिक तनातनी है, व्यापारिक टकराव है, अमेरिका के द्वारा चीन की कई कंपनियों पर लगाए गए सैंक्शंस हैं, नए व्यापार युद्ध की संभावनाएं हैं, मंदी है। इन सभी चीजों को देखते हुए कंपनियां क्या सोच रही हैं कि कल को हमें वहां नहीं रहना चाहिए, या वहां बने हैं तो उसके अलावा भी कुछ विकल्प ढूंढने चाहिए। आपने एक फ्रेज सुना होगा, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। अपने सभी अंडों को एक ही क्रेट में ना रखें, क्योंकि कल को जब वो गिरेगी तो एक साथ आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो अलग अलग जगहों पर रख लें। और ऐसा नहीं कि ये कोई नई बात है, वैश्विक सप्लाई चेन की अगर आप व्यवस्था देखेंगे तो 1980 से इस प्रक्रिया का उपयोग कंपनियां कर रही हैं, वैश्विक सप्लाई चेन का। लेकिन धीरे धीरे अब ये बात समझ में आने लग गई है कि चीन में मौजूद रहना या केवल चीन में मौजूद रहना आज के समय समस्या है। ऐसे में कई सारे देश हैं जो दक्षिण एशियाई देश हैं, खासतौर से भारत, या इसके अलावा बात करें बांग्लादेश और श्रीलंका की, आप देखिए वहां पर कितनी ज्यादा लेबर फोर्स मौजूद है। और जो लाभ एक समय भारत उठा सकता था, कई सारी ऐसी नीतिगत समस्याओं के चलते वो जो कंपनियां चीन से हट करके दुनिया की ओर देख रही थी कि कहां पर सस्ता उनको श्रम मिल सकता है, लागत कम आ सकती है, वो चले गए वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया या इंडोनेशिया जैसे देशों की ओर। लेकिन अब ये बात कही जा रही है कि भारत अपनी नीतिगत बदलाव, नई तरह की ट्रेड पॉलिसीज, एग्रीमेंट्स को अपना करके इन सभी व्यवस्थाओं को बदल सकता है और खुद एक मैन्युफैक्चरिंग हब या ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा बन सकता है, खासतौर से साउथ एशिया के देशों में। अब जो सप्लाई चेन में प्रमुख चीजें हैं, अगर आप उनको भी एक बार समझें तो इसमें आपको कपड़ा उत्पादन यानी कि टेक्सटाइल, या फिर अगर हम क्लोथिंग की बात करें परिधान, या उपभोक्ता वस्तुएं कंज्यूमर गुड, ये सभी दिखाई देंगे। ये हुई सामान्य चीजें। वहीं अगर आप दूसरा इसका हिस्सा देखें तो उसमें आपको जटिल तरह की चीजें दिखाई देंगी।
जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे किसी तरह के विमानों का निर्माण आप देख लें, जैसे मशीनरी, जैसे फार्मास्यूटिकल्स। लेकिन ये सभी ऐसी चीजें हैं जिन पर आपूर्ति श्रृंखला का उपयोग करके इनका निर्माण किया जा सकता है, और यही हो रहा है। तो भारत, आपको पता है कि भारत इसमें ऑटोमोबाइल्स में आगे है। आप इसको भी इसमें शामिल कर सकते हैं जटिल में। भारत वस्त्र परिधान के निर्माण में आगे है, इसे भी शामिल कर सकते हैं। तो एक पूरी ग्लोबल चेन जो इस तरह से डेवलप हुई है, अब कहा जा रहा है कि भारत को इसका लाभ उठाना है। और इसके कुछ उदाहरण अगर आप देखेंगे तो हाल ही में एप्पल ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू की है। मैन्युफैक्चरिंग कहें या उसकी असेंबलिंग कहें। इसके अलावा अगर आप मर्सिडीज की बेंज जो कंपनी है, उसकी तकनीक हमें मिल रही है और यहाँ पर हम उसका प्रोडक्शन करना शुरू कर रहे हैं। कई सारी ऐसी चिप बनाने वाली कंपनियां हैं जो भारत के गुजरात में जाकर के सेट हो रही हैं, वहां पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स शुरू कर रही हैं। तो क्या ये कंपनियां सिर्फ खुद में आएंगी या अपने साथ तकनीक भी लाएंगी? तकनीक लाने के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और रोजगार भी सृजन होगा, और भारत उसके बाद एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ जाएगा। जब हमारे यहाँ बनेगी तो हम भेजेंगे भी तो कहीं। अभी तक क्या करते हैं, चीन एक्सपोर्ट क्यों करता है? क्योंकि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा है, तभी तो चीन एक्सपोर्ट कर रहा है और हमारे यहाँ कुछ बनता ही नहीं। तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम खुद से तकनीक बनाएं, सब कुछ बनाएं और फिर उसको एक्सपोर्ट करना शुरू करें, या ये हो सकता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाए और यहां से चीजें बन करके फिर बाकी जगहों पर सप्लाई हो। तो तकनीक भी हमें मिलेगी, कल को हम तकनीक भी सीखेंगे, जानेंगे, और उसके साथ लोगों को रोजगार और उन चीजों से भी जोड़ पाएंगे जिनकी आवश्यकता किसी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक है। तो ये इसका पहलू है। तो ग्लोबल आपूर्ति श्रृंखलाएं, अब वही बातें जो आपने डिस्कस किया, अब यहां देखिए परिभाषाओं में कैसे लिखेंगे। उत्पादन चरणों का समग्र अवलोकन, लागत दक्षता को अधिकतम करना। ठीक है, यानी कि कैपेसिटी आपकी बढ़ाना, जो आपकी लागत है उसको कम करना। ठीक है, लागत दक्षता को बढ़ाना, लागत को नहीं। यानी लागत दक्षता बढ़ाने से लागत कम होगी। वैश्वीकरण और क्षेत्रीकरण की प्रवृत्तियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव इसका होगा। और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं विभिन्न उद्योगों से जुड़ी हो सकती हैं, अभी हमने पीछे चर्चा कर ली, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स। तो अगर आप विश्व व्यापार संगठन की एक रिपोर्ट देखते हैं तो ये बताता है कि भारत 2022 की चौथी तिमाही के आसपास 5% हिस्सेदारी के साथ मध्यवर्ती वस्तुओं का 5वां सबसे बड़ा आयातक रहा है। और भारत से आगे कौन कौन से देश थे? चीन, अमेरिका, जर्मनी और हांगकांग, इनका परसेंट यहां दिया हुआ है। तो अब भारत भविष्य में मध्यवर्ती वस्तुओं के विश्व निर्यात में अपनी वर्तमान 1.5% हिस्सेदारी को दोगुना कर सकता है। यानी अब हमें निर्यात की ओर आगे बढ़ना है। आयातक तो हम थे या भी हैं, अब हमें निर्यातक बनना है। अब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं चीन से क्यों हट रही हैं, एक सवाल ये भी आपको पूछना होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नई संरचना हमें देखने को मिल रही है। कोविड के पहले से जो पश्चिमी देशों की कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनका रुझान चीन से कम होता जा रहा था। वो जिसलिए चीन में आए थे, हमने अभी चर्चा की कि वो कम श्रम लागत के चलते उन क्षेत्रों में आए थे। तो चीन ने कई सारी पॉलिसीज को रिवाइज किया है और चीन धीरे धीरे आर्थिक शक्ति के रूप में बढ़ रहा है और विकसित देश बनने की ओर आगे है। ऐसे में वहां पर जो श्रमिक हैं उनकी जो आय है उसमें ठीक ठाक वृद्धि हुई है। तो जो लागत प्रभावी स्थितियों की वजह से ये देश वहां पर मौजूद थे, ये कंपनियां वहां पर मौजूद थी, अभी वहां से निकलने की कोशिश करेंगी और ऐसी कोशिशें दिख रही हैं। अगर वो निकल ना भी सके तो वो ये चाहेंगी कि हमारे प्रोडक्शन बाकी और जगहों पर हो जहां पर हम यही लाभ कमा सकें। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये भी है कि कंपनियां अपनी निर्भरता चीन पर कम करना चाह रही हैं, क्योंकि चीन की पॉलिसीज बहुत एग्रेसिव हैं। चाहे आप दक्षिण चीन सागर पर चीन के अटैक हो या रूस की तरफ उसके रुझान हो, है ना, यूक्रेन पर रूस के हमले पर चीन का जो पक्ष है वो भी एक प्रभावकारी है। पश्चिमी देशों का गठबंधन चीन को रूस के पक्ष की ओर देखता है। अमेरिका के साथ उसकी जो व्यापारिक शत्रुता है वो भी बढ़ती जा रही है। ठीक,
और विदेशी कंपनियों का जो रेगुलेशन है चीन काफ़ी सख्ती से कर रहा है। तो जो निवेशक है उनकी चिंता है ये भी है कि चीन कहीं इस तरह की चीज़ों पर एकाधिकार ना स्थापित कर ले, ये एक बड़ी चिंता बनी हुई है। अगर चीन का एकाधिकार स्थापित हो गया तो समय रहते आप जो दूसरी जगहों पर जा सकते थे वहां नहीं जा पाएंगे। चीन की मोनोपोली अभी दिखने भी लग गई है, तो ये निवेशक ऐसा सोच रहे हैं। अब यहां पर एक जो शब्द हमने शुरू में डिस्कस किया, चाइना +1, तो चाइना +1 क्या है समझिए। चीन +1 एक तरह का ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटजी है, वैश्विक व्यापार रणनीति है। जैसे अभी तक ये मान करके चलते थे कि चीन में निवेश कर रहे हैं, अब ये है कि चीन से निकल करके किसी और देश में निवेश करना, या चीन से अगर निकलने की लागत बहुत ज़्यादा है तो कम से कम हम अपना निवेश बाकी देशों की ओर भी कर लें, भारत में कर लें, बांग्लादेश में कर लें, श्रीलंका में कर लें, जहाँ पर श्रम लागत सस्ती हो, और अपने व्यापार को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करें और कुछ अल्टरनेटिव्स ढूंढें, एक ही जगह पर मौजूद ना रहें। ठीक है, तो ये अगर प्रश्न आ जाए कि चाइना +1 क्या है, तो उसका उत्तर दे दीजिएगा कि एक तरह की वैश्विक व्यापार रणनीति। अगर ये भी लिख करके आ सकता है कि चाइना +1 क्या है, आगे मिलान करने के लिए आ जाए वैश्विक व्यापार रणनीति, चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक समझौता, तो आपको पता होना चाहिए कि किस बारे में है। अब आपूर्ति श्रृंखला में अगर बदलाव करना है तो उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। क्या इतना आसान है कि कह दिया बदल दो, कल को बदल देंगे? इतना सिंपल नहीं है। इसमें समझिए कि पहली बात तो जो भी चीज़ों को हमें स्थानांतरित करना है वो इतना आसान नहीं, वो काफ़ी महंगा पड़ेगा उसका स्थानांतरण। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि नई जो उद्यम है या फिर नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको स्थापित कर लिया जाए। दूसरा, नए संयंत्र स्थापित करने के साथ साथ जो श्रमिक हैं उन्हें रखना होगा, और तीसरा, उनको स्किल्ड भी करना होगा, क्योंकि हमें जिस तरह की नीड है उन चीज़ों को वहाँ पर उपलब्ध कराना होगा। एक समस्या ये है। दूसरा, भारत को आकर्षक आपूर्ति श्रृंखला केंद्र क्यों माना जा रहा है, ये भी एक सवाल होगा कि भारत ही क्यों आने की बात हो रही है, लोग इतना इंटरेस्टेड क्यों है, ऐसा क्यों मान रहे हैं कि ये लोग भारत आ जाएंगे। तो पहला ये कि एक बड़ा घरेलू बाजार है भारत। दूसरा, महत्वपूर्ण विनिर्माण स्थल और आपूर्तिकर्ताओं से यहाँ पर निकटता है। भारत की ग्लोबल पोजिशनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास पोर्ट्स मौजूद हैं, हमारे पास ट्रेन नेटवर्क मौजूद है, हमारे पास फ्लाइट नेटवर्क मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पर श्रम भी सस्ता है और स्किल्ड भी है। अगर आप अपने आईटीसी सेक्टर को देखेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र में, तो हमने कितनी ज़्यादा सर्विस सेक्टर को बढ़ावा दिया है। तो अब हम मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी आगे आ सकते हैं। तो व्यापार करने में आसानी, जो ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग है उसमें भी सुधार हुआ है, और मोदी सरकार या वर्तमान सरकार की जो नीतियां हैं वो भी इस दिशा की ओर हैं कि हम FTA कर रहे हैं देशों के साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो वहाँ पर कुछ रीजनल एग्रीमेंट की भी बात आई है कि हम बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों के साथ कुछ रीजनल लेवल पर व्यापार करने की भी बात करें, जो कि नए नियमों से संचालित हो, ना केवल द्विपक्षीय हो, उससे बढ़कर हो, को भी देखिए। तो भारत में विनिर्माण क्षेत्र जैसे ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली पहले से ही काफ़ी सोफिस्टिकेटेड रूप में है, काफ़ी उन्नत हैं। हमारे यहाँ महिंद्रा, टाटा, कई कंपनियां हैं जो इस दिशा में बेहतर काम कर रही हैं। फार्मास्यूटिकल में आप देखते हैं भारत को क्या कहा गया था जब बहुत सारे टीकों की आवश्यकता थी, भारत ने कितनी ज़्यादा सप्लाई की दूसरे देशों को फार्मास्यूटिकल की, है ना। तो भारत के प्रति आकर्षण, विदेशी निवेशक आकर्षित हो रहे, भू राजनीतिक और आर्थिक कारक भी हैं। 3 चीजें आपको लिख देनी है: विदेशी निवेशक, भू राजनीतिक और आर्थिक कारक और भारत का सेवा क्षेत्र। ये सभी वो महत्वपूर्ण कारक है। यानी यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि आप अपनी मजबूती को बताइए, भारत कहाँ मजबूत है, मजबूती भी बतानी है। फिर जहाँ सुधार करके और मजबूत हो सकता है, ये आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप सुधार कहाँ कर लें। तो सुधार आप बता पाए उससे पहले ये तो पता हो कि मजबूती कहाँ है या खामी कहाँ पर है। जब दोनों चीजें पता होगी तभी तो जोड़ेंगे उसे। ठीक है, तो जब भी कभी भी किसी भी आप न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे या किसी खबर को पढ़ेंगे तो एक एंगल सोचिए कि उससे सवाल कैसा पूछा जाएगा। सबसे जरूरी आपके लिए ये जानना है कि सवाल क्या पूछेगा इस खबर से। G20 हो गया, G20 में इतनी सारी बातें हुई, आपने बहुत सारा पढ़ लिया, सीख लिया, सुन लिया, सवालों पर बात की। सीधे सीधे सोचिए इससे सवाल क्या पूछेगा, प्रीलिम्स में क्या पूछ लेगा और मेंस में क्या पूछ लेगा, कौन सी रणनीति पूछ लेगा, कौन सा निवेश पूछ लेगा, कौन सी विश्व व्यापार श्रृंखला पूछ लेगा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पूछ लेगा। पूछ सकता है भाई वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला क्या है, भारत कैसे इससे जुड़ सकता है,
या उन कदमों का परीक्षण कीजिए जिनका उपयोग करते हुए भारत इस तरह की चीज़ों का लाभ उठा सकता है। तो मई 2022 में भारत ने जो कदम उठाए उनको देखें तो यूएई भारत व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता किया है यूएई के साथ। दूसरा 2022 में आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया भारत मुक्त व्यापार समझौता किया था और 2023 के अंत तक इसको पूरा किया जा सकता है। यूके भारत के साथ भी ऐसा ही समझौता चल रहा है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी ऐसा एक समझौता चल रहा है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे व्यापार की सुगमता उन क्षेत्रों या देशों में हमारी हो सकती है। लेकिन व्यापार करने के लिए रास्ता तो बन गया, लेकिन हम भेजेंगे क्या? निर्यात भी तो करना है भाई। लाभ कब होगा, आयात करने से या निर्यात करने से? दो तरफा चीजें एक साथ काम करती हैं अर्थव्यवस्था में। अगर मान लीजिए हमने कोई रूट बनाया है तो वहां से सामान आएगा भी जाएगा भी, लेकिन अगर आने वाले को लाभ मिल रहा है, जो सामान हमें भेज पा रहा है और हम केवल मंगा रहे हैं, हम तो नुकसान में होंगे। हमें तो सामान भेजना भी है ना, और भेजने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए निवेश करना है, तकनीक चाहिए, और अगर ये चीजें उपलब्ध करानी है तो इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग हब या आपूर्ति श्रृंखला का इस्तेमाल करना है, जैसा चीन ने किया। तो जो चीन ने अच्छी चीजें की हमें उनसे सीखना है, और जहां चीन की गलतियां रहीं उनसे बचना है। जैसे चीन की कुछ गलतियों पर चर्चा है इसी आर्टिकल में कि चीन ने काफी ज्यादा कंपनीज को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की। इससे कई तरह की चीजें होती हैं। जहां सरकारों का जो कंपनियां हैं उनके साथ कनेक्शन जब ज्यादा बनने लग जाता है तो क्रोनी कैपिटलिज्म या भाई भतीजावाद जैसी या पूंजीवाद का सरकार के साथ जो जुड़ाव है वो होने से कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। इससे बचने के लिए एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि भारत अपने थिंक टैंक्स को कंपनीज के साथ जोड़े, कंपनीज को बड़े टारगेट्स दे, बड़े गोल्स दे अचीव करने के लिए। ऐसी बातें भी इसमें है। तो यूके भारत वाला समझौता भी प्रक्रिया में है। भारत और क्या कर सकता है, ये भी एक सवाल है। तो विनिर्माण में एफडीआई के प्रति ओपन डोर नीति बनाए रख सकता है, यानी हम मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको आकर्षित करें। दूसरा, उच्च स्तर पर निवेश की सुविधा दें और राजकोषीय प्रोत्साहन दें। इसमें एक ये भी बात है कि भारत अपने पड़ोसी देशों का इस्तेमाल भी कैसे कर सकता है। मान लीजिए भारत में जो सप्लाई चेन है वो शुरू हो गई, तो उसमें एक अप्रोच ये भी कही गई है कि भारत न केवल मेक इन इंडिया पर ध्यान दे बल्कि अब इसको और विस्तारित करे। अगर भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज बनना है तो भारत इसको विस्तारित इस तरह से करे कि जो कंपनीज यहाँ आ रही हैं, जो सेक्टर हमारे पास है, हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अपनी भी हम बढ़ाएं, हम भी उस आसान या सस्ते श्रम का लाभ उठाएं। अगर हमसे सस्ता बांग्लादेश में है तो हम वहाँ कुछ यूनिट्स स्थापित कर ले, जैसे फार्मास्यूटिकल्स की, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर की, ठीक है, जैसे कपड़े उत्पादन की। श्रीलंका में कर सकते हैं, बांग्लादेश में कर सकते हैं, और इनके साथ ऐसे समझौते करें कि चीजें एक हब के रूप में काम करें। तो भारत वो केंद्रीय नेटवर्क बन जाएगा जो ग्लोबल साउथ की आवाज है, और भारत के जरिए फिर इन देशों का विकास हो पाएगा। और अगर साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशिया का डेवलपमेंट होता है तो उससे आसपास जो उपद्रवी तत्व हैं या असामाजिक तत्वों की भूमिकाएं जो बढ़ती हैं, जब आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे या डिफेंस सिस्टम पढ़ेंगे वहां आपको पता चलेगा कि आर्थिक स्थितियां भी किसी क्षेत्र को अशांत करने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार होती हैं। या बेरोजगारी, अभी आप इस बात को समझिए कि अगर किसी देश के लोगों में बेरोजगारी बढ़ती जाएगी तो वहां पर अशांतियां बढ़ेंगी, वहां पर विद्रोह बढ़ेंगे। वहीं अगर जनता अपने कामों में लगी होगी, सभी लोग रोजगार में लगे होंगे, तो फुर्सत किसे है फिर विद्रोह करने की। तो जो क्षेत्र के लिए शांति स्थापित करने की बात आती है वहां पर भी ये चीजें कुछ इस तरह से कनेक्ट होती हैं। भारत और क्या कर सकता है, सार्वजनिक निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी के रूप में आधुनिक विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की जो हम बात पढ़ते हैं उनका निर्माण कर सकता है। जो सीमाई शुल्क है और व्यावसायिक प्रशासन है उसका डिजिटलीकरण कर सकता है ताकि करप्शन की चीजें कम हो जाएं, और जो इन्वॉल्वमेंट है या टेक्नोलॉजी के जरिए सुविधाएं हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाएं। फाइल लेकर कहीं पर घूमने की आवश्यकता न पड़े। उच्च गुणवत्ता वाले मुक्त व्यापार समझौते कर सकता है, और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल होने के लिए स्थानीय कंपनी द्वारा स्मार्ट व्यापार रणनीतियों की आवश्यकता पड़ सकती है, जैसा हमने अभी चर्चा की कि अन्य देशों की ओर भी जा सकते हैं। दूसरा ये भी है कि मास प्रोडक्शन अगर किसी कंपनी में हो रहा है, उसके पास मार्केटिंग की जो है बड़ा बजट है, बड़ी स्थितियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो वो इन चीज़ों का लाभ ज़्यादा लेती है। वहीं छोटी कंपनियां फिर क्या करेंगी,
छोटी कंपनियां आपस में मर्जर कर सकती हैं या बड़ी कंपनियों के एक उप ठेकेदार के रूप में डेवलप हो सकती हैं, उनके लिए काम कर सकती हैं, ताकि वो भी इस सप्लाई चेन का हिस्सा बन सके और इसका लाभ उठा सकें। तो समग्र रूप से दक्षिण एशियाई क्षेत्र को क्या लाभ होगा? पहला तो क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ सकती है, अभी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक। दूसरा, चीनी प्रभाव पर जो निर्भरता बढ़ती हुई सी दिख रही है वो कम हो सकती है। कई सारे देश हैं जो चीन पर निर्भर है। अभी हमने G20 की बैठक में इन बातों पर भी चर्चा की है। ठीक। हमने जो अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया उसकी वजह ही यही है कि चीन का प्रभाव अगर अफ्रीका के देशों की ओर दिख रहा है तो भारत को भी वहां पर एक अन्य विकल्प के रूप में उभरना चाहिए। इसके अलावा भारत बांग्लादेश और श्रीलंका को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी बाजार संचालित आपूर्ति श्रृंखलाओं का उपयोग कर सकता है। वही उदाहरण अगला, भारत की स्टार्टअप संस्कृति और फिनटेक का लाभ उठाकर पड़ोसी देशों के उद्यमियों को आकर्षित किया जा सकता है। भारत के पास जो तकनीकी एडवांसमेंट है अगर वहां नहीं है तो उनके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, देखिए देशों के बीच में असमानता की यही स्थिति तो विद्यमान है। भारत में बड़े उद्यम भी हैं, बड़े पैसे वाले भी हैं, एशिया में नंबर 1, विश्व में नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5 पर आने वाले लोग भी हैं, और वहां पर गरीब भी बहुत ज्यादा है। तो गरीब क्या करेंगे? श्रम गहन चीजों में लगे होंगे, सस्ता श्रम उपलब्ध कराएंगे, और जो उद्यमी हैं वो क्या करेंगे? निवेश करेंगे। दोनों चीजों को जोड़ लेना है, और एक लाभ की स्थिति में आप तब आएंगे जब किसी देश के सस्ते श्रम का उपयोग कर पाएं और वहां के जो उद्यमी हैं उनके निवेश का इस्तेमाल कर पाएं। तो जैसा भी संभव हो उसका इस्तेमाल करने की बातें फिर यहाँ पर निकली हैं और कही गई हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या है टॉपिक का? यह है कि जब तक भारत साउथ एशिया के लिए चैनल नहीं बनाता तब तक वैश्विक दक्षिण का प्रभावी नेतृत्व नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है कि कोई आपके पीछे क्यों आएगा जब तक उसको आपसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो ये एक बात है। दूसरा, साउथ एशिया के साथ भारत का जुड़ाव उसके वैश्विक एकीकरण और नेबरहुड फर्स्ट दृष्टिकोण के लिए जरूरी है। हमने बात कही है कि हम आसपास के पड़ोसियों की मदद करेंगे, नेबरहुड फर्स्ट हमारे लिए है, वैसे में उसके लिए हिसाब से हमें काम भी करना होगा। यही आज के टॉपिक का कंक्लूजन है। अब देखें एक सवाल जो कि मेंस का है, चीन+1 रणनीति क्या है? भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एशियाई केंद्र कैसे बन सकता है? सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। इसमें अगर आपके पास नॉलेज है, आपको पता है, तो ही आप लिख पाएंगे, अन्यथा आप इसमें कोई ऐसी बातें नहीं लिख सकते जो परीक्षा के लिए उपयोगी ना हो। वो तो हमेशा ही है। यूपीएससी में जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं 150 शब्दों के या 250 शब्दों के, उसकी मांग ही ये होती है कि आप प्रश्न में जो पूछा गया है उसका उत्तर लिख दें, बस। तो इसको लिखने का अभ्यास कीजिए। ठीक है, और कुछ और जानकारी है आपके लिए जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। अगर चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।